मोटिवेशन का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोटिवेशन? हाँ हाँ बता दो। Our inner state of mind that motivate or energize to do action, change our behaviors according to our goal. Very good. इसके लिए क्लैप करो. Very nice. So basically it is a urge, right? It is driving you, changing your behavior, and why your behavior is changed? Because of achieving the goal. Always remember that every people have goal in their life. If you are a student, you have your own goal. Short time goal भी हो सकता है, long term goal भी हो सकता है, ठीक है? अब आपका गोल मैंने जैसे उस दिन भी लास्ट क्लास में बताया था, if you want to take graduation degree, it means that is a general goal. That is a general goal जिसके लिए आपने कुछ कंडीशन स्पेसिफाई नहीं किया है. You are only speaking about that I want a graduation degree. You are not asking for the college. You are not speaking about the specific type of course. So that is a general goal. But if we are talking about the specific goal, for that we are basically using some condition. Like I want to do MBA from IIM. So that is a specific goal because here we are specifying the college name. यहाँ पर हम किसको specify कर रहे हैं? College name. Always remember that general goal को achieve करना is much easier as comparison to achieve the specific goal, right? I want to clear the government examination, and speaking about I want to clear the civils examination, there is a lot of difference between that. ठीक है? अब एक पर्सन को जॉब चाहिए, एक पर्सन को IIM में जॉब चाहिए, यहाँ पर भी डिफरेंस आ गया. तो स्पेसिफिक और जनरल गोल समझ में आया. मोटिवेशन जो है वो कब क्रिएट होता है? मोटिवेशन when your need is unfulfilled, जब आपकी नीड पूरी नहीं होती है तो आप मोटिवेटेड होते हैं अपने नीड को पूरा करने के लिए. अब यहाँ याद रखिएगा, मोटिवेशन कैन बी ऑफ टू टाइप. नीड कैन बी ऑफ टू टाइप, फिजियोलॉजिकल एंड सेकेंड वन इज द साइकोलॉजिकल. फिजियोलॉजिकल जो नीड होती है that is a common need and it can be found in every person. हर एक पर्सन में ये नीड पाया जा सकता है. क्या पाया ही जाता है. जैसे भूख सबको लगती है, फूड तो सबको जरूरत है, वाटर की रिक्वायरमेंट सबको है, सोना स्लीप सबको चाहिए. सो दीज आर द फिजियोलॉजिकल नीड. इसको हम क्या बोलेंगे? फिजियोलॉजिकल नीड. द पर्सन कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द नीड्स are the physiological or the primary need. इसको क्या बोलेंगे? फिजियोलॉजिकल या प्राइमरी नीड. नेक्स्ट वन इज आपका साइकोलॉजिकल नीड. These are the derived need. ये कौन सा नीड है? डिराइव्ड नीड है. कैसे है? लास्ट क्लास में कराया था ना ये सब? नहीं हुआ था ना? चलो ठीक है, समझ लो, सुन लो. तो आपका जो साइकोलॉजिकल नीड होता है ये डिराइव्ड नीड होता है. क्या होता है? डिराइव्ड नीड. कैसे? जैसे मान लीजिए आपकी क्लास का मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ कि आप लोग जो हैं, आप लोग सब पढ़ने वाले मान लीजिए स्टूडेंट हैं, तो जो बच्चा नहीं भी पढ़ने वाला होगा वो मोटिवेट हो जाएगा पढ़ने के लिए या नहीं? तो यहाँ पर इन्वायरमेंट ऐसा है जिसने आपकी इस नीड को जेनरेट किया है कि यू ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम अ टॉपर और यू ऑल्सो वॉन्ट टू गेट अ गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, राइट? You also want to, if everyone have status in the classroom, status में से classroom तो status बच्चों का तो कुछ नहीं ऐसा होता है, लेकिन एक मान लो एक ऑफिस है, सबका स्टेटस अच्छा है, सबकी अच्छी अर्निंग है, इनकम है, तो वहां पर भी आप एक स्टेटस का जो सिंबल है वो आप भी चाहोगे. तो स्टेटस हो गया, सेल्फ स्टीम हो गया, रिकॉग्निशन हो गया, ये सब डिराइव्ड नीड है. हर एक कोई को इसकी जरूरत है, ये जरूरी नहीं है, और इसके बिना सर्वाइवल पॉसिबल है. समझ में आया? आपको कोई कॉलेज में रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, कोई फर्क पड़ रहा है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत फर्क पड़ता है कि मुझे रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है ना? सो रिकॉग्निशन के लिए दो पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल अलग होगा. एक पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि पीपल आर रिकॉग्नाइजिंग मी और नॉट,
बट इन द सेकेंड कॉन्टेक्स्ट अगर जो दूसरा पर्सन उसको रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, पहचान नहीं मिल रही है, तो उसको प्रॉब्लम हो रहा है, टेंशन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अब ये इसलिए है, अब ऐसा भी मैं नहीं कहूंगी कि किसी की तारीफ खराब लगती है, तारीफ तो सबको अच्छी लगती है, लेकिन आप बिना तारीफ के जिंदा रह सकते हैं ना, हम लोग रह सकते हैं कि नहीं? अगर मुझे लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो मुझे कोई फर्क पड़ेगा खास? नहीं। तो ये डिराइव्ड नीड होती है जिसकी जरूरत हर पर्सन के लिए इक्वल नहीं है, और इसके बिना भी आप जिया जा सकता है, सरवाइव किया जा सकता है। समझ में आई बात? क्लियर हो गया? ओके, लेट गो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन? इससे पहले लिखो मोटिवेशन क्या है, वो भी लिख लो। देखो, मोटिवेशन मे बी डिफाइंड एज, मोटिवेशन मे बी डिफाइंड एज द विलिंगनेस। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विलिंगनेस? दिस वर्ड, इसका मतलब क्या होता है? हाँ बोलो संजलि। हाँ, इस विलिंगनेस का वेरी गुड, विलिंगनेस का मतलब होता है व्हेन यू वांट टू परचेज, खुद ही आपका मन है कोई सामान खरीदने का, ठीक है। जैसे आई वांट टू परचेज दिस मास्क एंड आई एम विलिंग, मतलब मैं वैंडर कर रही हूँ, घूम रही हूँ इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, तो उसको कहेंगे विलिंगनेस, आपकी खुद की इच्छा, ठीक है। सो मोटिवेशन मे बी डिफाइंड एज द विलिंगनेस to exert high level of effort, to exert high level of effort toward organizational goal. Motivation may be defined as the willingness to exert, exert high levels of effort, high levels of effort toward organizational goal, toward organizational goal. आगे लिखिए, कंडीशनड बाय द एफर्ट, कंडीशनड बाय द एफर्ट, कंडीशन से बना है कंडीशनड, ईडी लगा दीजिएगा, कंडीशन बाय द एफर्ट एंड एबिलिटी, कंडीशन बाय द एफर्ट एंड एबिलिटी टू सेटिस्फाई सम इंडिविजुअल नीड, ability to satisfy some individual need, satisfy some individual need. अच्छा, मोटिवेशन क्या हुआ? एक तरीके से विलिंगनेस हुआ, जिसकी वजह से वी आर गिविंग आवर 100% टू अचीव दैट गोल, राइट। अब यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल गोल मतलब इन्होंने कंपनी के टर्म में बोला है, लेकिन आप सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को हटा दोगे तो गोल की तरफ जो आप अपना एफर्ट लगाते हो 100%, बिहेवियर कैसे बदलता है? क्योंकि आपका गोल के लिए मोटिवेशन बहुत हाई है, हमेशा याद रखिएगा। नीड, गोल एंड मोटिवेशन आर इंटरडिपेंडेंट, ठीक है। आपका जब गोल के लिए आपका मोटिवेशन हाई होगा, और मोटिवेशन हाई इसलिए है क्योंकि नीड हाई है, तो ऐसे केस में आप गोल को जल्दी से जल्दी अचीव कर लीजिएगा। अगर आपका नीड हाई है लेकिन मोटिवेशन कम है, तो आपका गोल अचीव जल्दी नहीं होगा। आपका नीड कम है और आपका मोटिवेशन हाई है, नीड कम है मोटिवेशन हाई का सिचुएशन है ही नहीं, तो आप गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल में मैं आप लोगों को ऐसे एग्जामिनेशन का देती रहती हूँ, एग्जाम्पल समझ आता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल में एक पर्सन है, ठीक है, अब उसको एसएससी क्लियर करना है, मान लो क्या करना है, एसएससी क्लियर करना है। अब उसका नीड ये क्यों है? क्योंकि उसकी फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ठीक है। तो नीड क्या हो गया? फाइनेंस, पैसा नीड हो गया। अब उसके नीड की वजह से वो मोटिवेटेड है टू डू द हार्ड वर्क। नाउ हिज बिहेवियर इज गोइंग टू चेंज। अर्लियर ही वाज बेसिकली स्पेंडिंग द टाइम विथ हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ वो मेजॉरिटी ऑफ टाइम बिताता था, लेकिन जैसे ही उसको ये लगा कि नहीं अब मुझे ये एग्जामिनेशन क्लियर करना है, यानी गोल क्या हुआ? एग्जामिनेशन क्लियर करना, गोल हो गया एग्जामिनेशन क्लियर करना, ठीक है। और आपका नीड जो है वो क्या है? फाइनेंशियल, और आपका मोटिवेशन क्या है? टू अचीव दिस एग्जामिनेशन, राइट। तो ये आपका हुआ। अब यहाँ पर आपके मोटिवेशन, आपका नीड की वजह से मोटिवेशन हुआ, और मोटिवेशन से आपका बिहेवियर में चेंज होगा, क्योंकि बिहेवियर में चेंज ही आपके नीड को अचीव करने में हेल्प करेगा। कैसे बिहेवियर में बदलाव होगा? कि पहले जो आप मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यू वर स्पेंडिंग विथ योर फ्रेंड, नाउ यू विल स्टार्ट सेविंग द टाइम, नाउ यू विल स्टार्ट सेविंग योर टाइम। आप अपने टाइम को बचाएंगे किस चीज के लिए? फॉर
पढ़ने के लिए, फॉर लर्निंग, फॉर अंडरस्टैंडिंग, फॉर रीडिंग एंड फॉर गेटिंग द कॉन्सेप्ट। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर आपका सेम चीज आपके एंटरप्रेन्योर के साथ भी है। यू आर मोटिवेटेड बिकॉज ऑफ द नीड, एंड नीड कैन बी बोथ साइकोलॉजिकल एज वेल एज द फिजियोलॉजिकल। से ज्यादा साइकोलॉजिकल नीड यहाँ होता है, क्योंकि आपको रिकॉग्निशन चाहिए, आपको सेल्फ स्टीम के लिए आप काम कर रहे हो, राइट? एप्रिसिएशन के लिए, सोशल रिकॉग्निशन के लिए यू आर वर्किंग। So when you are motivated toward your goal of starting a business, and the need why it is arise because of the affiliation or because of the psychological, then your motivation will be like कि I have to start the business। और अब आपके बिहेवियर में क्या चेंज आ जाएगा कि you are start doing research work for this achieving the goal of starting the new business। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया कि गया ऊपर से? समझ में आ गया? चलिए, व्हाट आर द मोटिवेटिंग फैक्टर्स फॉर एंटरप्रेन्योर्स? तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था। अच्छा, एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन क्या है, इसको भी लिख लो। एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन इज द प्रोसेस, बस ये सोच लो ना, जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल लिखा है ना, उसके जगह पे एंटरप्रेन्योरियल गोल लिख लो, और मोटिवेशन के ऊपर फर्स्ट वर्ड के आगे लगा लो एंटरप्रेन्योरियल। Entrepreneurial motivation is the process that motivate, सेम ही लगभग लाइन है, लिख लो। लेकिन entrepreneurial motivation is the process that motivates the entrepreneur to exert a higher level of effort, to exert a exert, exert मतलब apply करना, exert a higher level of effort, exert a higher level of effort for the achievement of his entrepreneurial goal. Entrepreneurial motivation is the process that motivates the entrepreneur to exert a higher level of effort for achievement of entrepreneurial goal. Entrepreneurial goal. अच्छा, जो मोटिवेशनल फैक्टर होता है ना, मोटिवेशन जो होता है, ये आपको ड्राइव करता है टू बेसिकली अचीव द गोल। ठीक है, ड्राइव करना मतलब क्या होता है आपको, जैसे कैसे एक कार से आप यहां से दूसरी जगह पे जा सकते हो ड्राइव करके, डायरेक्शन पता होनी चाहिए, तो मोटिवेशन वही है। मोटिवेशन दिमाग का ड्राइवर है जो आपको डायरेक्शन की तरफ क्या करेगा, ले जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे। तो एक तरीके से एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन जो है ना, वो फ्यूल है। क्या है वो? फ्यूल है। जैसे गाड़ी में फ्यूल चाहिए ना, वैसे ही मोटिवेशन अगर पर्सन के अंदर है, एंटरप्रेन्योर के अंदर है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन को रन करने में हेल्प करेगा। ठीक है, अब 2 टाइप ऑफ मोटिवेटिंग फैक्टर्स फॉर एंटरप्रेन्योर करा रही थी मैं। तो पहला था फैक्टर्स या इंटरनल फैक्टर्स टू द एंटरप्रेन्योर, इंटरनल फैक्टर्स टू द एंटरप्रेन्योर। तो सबसे पहला जो पॉइंट था, दैट इज स्ट्रॉन्ग डिजायर टू डू समथिंग इंडिपेंडेंट इन लाइफ। जब आप अकेले कुछ करना चाहते हो। अच्छा, बहुत मैं तुम लोग को एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि किसी के फैमिली में ऑलरेडी बिजनेस पर्सन है, ठीक है, फादर ने अच्छा खासा बिजनेस स्टेबल कर रखा है, एस्टैब्लिश कर रखा है, और आपने उसी बिजनेस को आगे जाके ज्वाइन कर लिया। सो डू यू थिंक दैट पीपल आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज यू एज अ सक्सेसफुल पर्सन? But they will think that whatever his father did, he is enjoying that, right? यही समझेंगे ना लोग। तो जब आप कुछ अकेले खुद को साबित करना चाहते हो या इंडिपेंडेंटली अकेले कुछ करना चाहते हो लाइफ में, बेहतर कुछ करना चाहते हो, दिस इज द इंटरनल मोटिवेशन। ठीक है, हाँ, सेल्फ, बिल्कुल एक सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपनी डिग्निटी के लिए, व्हेन you want to do something, that is basically this line, strong desire to something to do something independent in life। ठीक है, सेकंड लिखिए मोटिवेशन। ये सारा मैंने करवाया हुआ है ना, तो इसीलिए एक थोड़ा समझा रही हूँ। ठीक है, टेक्निकल नॉलेज एंड और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, स्किल से आप कुछ नया डेवलप कर सकते हो, नया बना सकते हो, बिजनेस शुरू कर सकते हो। अगर आपको टेक्निकल नॉलेज है, टेक्निकल नॉलेज मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर आपको नॉलेज है, जैसे अगर आप इंजीनियरिंग किया हुआ है, आपको इंजीनियरिंग का नॉलेज है, या फिर
आपको मतलब आपको पता है कि कैसे कोई चीज को ठीक किया जाता है, लैपटॉप कैसे ठीक हो सकता है, एसी कैसे ठीक हो सकता है, ये इंफॉर्मेशन एक नॉलेज है ना, स्किल है, मेरे और आप में तो नहीं होगा ये। सो टेक्निकल नॉलेज या मैन्युफैक्चरिंग अगर आपका एक्सपीरियंस है तो ये भी आपको इंटरनली मोटिवेट करता है दैट वी आई एम ऑलरेडी स्किल्ड सो आई कैन डू समथिंग इन दिस लाइन, ठीक है, इन दिस सेक्टर, सो इट कैन बी द इंटरनल मोटिवेशन। द थर्ड पॉइंट इज बिजनेस एक्सपीरियंस इन द सेम और रिलेटेड लाइन। अगर आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो और उसका आपको ऑलरेडी नॉलेज है, जैसे मैंने फ्लिपकार्ट का एग्जांपल दिया था, जो बिन्नी बंसल और जो सचिन बंसल आपके ओनर हैं, इन दोनों पहले कहाँ काम करते थे, अमेजोन। अब इनको अमेजोन से नॉलेज तो मिल गया अपने काम का कि भाई ऑनलाइन मार्केट का बहुत ही अभी क्या है, पोटेंशियल मार्केट है ऑनलाइन मार्केट, तो चलो कुछ शुरू करें। ये बात इनको बहुत जल्दी समझ आ गई और इन्होंने 2008 में ही ये काम शुरू कर दिया फ्लिपकार्ट का। अभी देखो फ्लिपकार्ट कहाँ है, आई बात समझ में। जब आप ऑलरेडी आपका एक्सपीरियंस किसी बिजनेस में है और आप उसी टाइप के बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है, बिकॉज ऑफ द इंटरनल मोटिवेशन। समझ में आया? और लिख लो इंटरनल मोटिवेशन में कुछ और ऐड ऑन कर लो पॉइंट को। एजुकेशनल बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड। अच्छा देखो, ऐसे तो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, एक बिजनेस को शुरू करने के लिए कोई एजुकेशनल एलिजिबिलिटी तो नहीं है। अब एक डॉक्टर बनने के लिए तो भाई सर्टिफिकेट चाहिए, आप प्रैक्टिशनर हैं या फिर आप डॉक्टर हैं, मैंने आपके मेडिकल काउंसिल से सर्टिफिकेट मिलेगा तभी आप है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए ICAI से डिग्री चाहिए, अदरवाइज आपको ऑडिट करने का मौका तो नहीं देगा। मैं बोलूंगी मैं कंपनी को ऑडिट करूंगी, कैसे दे देगा, मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो हर जगह पे क्या आ रही है, एलिजिबिलिटी, क्या आ रही है, एलिजिबिलिटी है। लेकिन आपके एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कोई भी एज सच एलिजिबिलिटी नहीं है, लेकिन ज्यादातर एजुकेटेड लोग प्रोन होते हैं आपके एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, ठीक है। जितना ज्यादा एजुकेटेड पर्सन होता है वो उतना ज्यादा अपने नॉलेज को अप्लाई कर सकता है नए बिजनेस के लिए, क्योंकि वो ज्यादा अवेयर होता है। अभी आजकल के जो बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन में हैं, उनको बहुत सारी चीजों का नॉलेज है। दे हैव नॉलेज अबाउट द लैपटॉप, दे हैव नॉलेज अबाउट द फोन, दे हैव नॉलेज अबाउट द वर्क फ्रॉम होम तक का भी बहुत लोगों को नॉलेज होता है। ये कैसे नॉलेज है, क्योंकि वो एजुकेटेड है, तो वो हर चीज को एक्सेस कर पा रहे हैं। लेकिन जो अनएजुकेटेड है वो एक्सेस कर पाएंगे हर चीज को, नो। सो एजुकेटेड जो पीपल है, दे आर मोर प्रोन टू एंटरप्रेन्योरशिप एज देयर इज नो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट, ठीक है। They apply their knowledge to achieve through the formal education and in the entrepreneurial venture. So strong educational background भी आपको motivate करता है entrepreneur बनने के लिए. So educational background is your internal factor. लिख लिया? ये ऑक्यूपेशनल बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस लिखने की जरूरत नहीं है, वो मैंने ऐसे भी करवा दिया है, टेक्निकल नॉलेज एंड बिजनेस एक्सपीरियंस जो है, ठीक है। नेक्स्ट है desire to do something new, desire to do something new, हाँ, desire to do something new। कितने लोग हैं जो वीडियो गेम खेलते हैं क्लास में, मतलब क्लास में नहीं, मतलब क्लास में कितने लोग हैं जो वीडियो गेम खेलते हैं? आई एम आस्किंग फ्रॉम यू ऑल। कुछ करना, कुछ नया करना, इंडिपेंडेंट। यहाँ पर कंसर्न है अपने आप को साबित करने वाला, यहाँ कंसर्न है कि आपका माइंड क्या ढूंढ रहा है कि आई वांट टू डू समथिंग न्यू, कुछ नया करते हैं, कुछ सोसाइटी के लिए नया लेकर आते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं कुछ सोसाइटी को। तो यहाँ पर ठीक है, तो सब लोग वीडियो गेम तो खेलते होंगे, तो वीडियो गेम खेलने में क्या आप लोग का दिमाग में क्या आता है एट द टाइम, अरे आज इतना पॉइंट ठीक है जीत लिया, चलो ये नया वाला वीडियो गेम इंस्टॉल करते हैं, ये वाला भी सुनने में अच्छा है, ऐसा वाला होता है ना। अब वीडियो गेम खेलने में पैसे तो मिलते नहीं है, लेकिन क्या होता है, खुशी मिलती है, एंजॉय करता है इंसान, है ना। यहाँ पर जो लोग जिनको अच्छा लगता है कुछ नया इनोवेट करना, नया इन्वेंट करना, नई चीजों को ट्राई करने की क्यूरियोसिटी, तो ऐसे जो लोग होते हैं दे आर बेसिकली इंटरनली मोटिवेटेड टू डू समथिंग बेटर और न्यू फॉर द सोसाइटी। जैसे सोशल एंटरप्रेन्योर है, अभी देखो प्लास्टिक की कितनी प्रॉब्लम है, तो आप अभी देखना ज्यादातर सिचुएशन में क्या होता है कि प्लास्टिक को रिन्यू करने के लिए नए ऑप्शंस लेकर आ रहे हैं एंटरप्रेन्योर। फूल कंपनी जो तुम लोग को मैंने शायद नहीं करवाएगा, फूल कंपनी का सुना है नाम ना, अगरबत्ती वाला, हाँ
बिल्कुल वो भी प्रॉब्लम सॉल्व किया गया। तो उन्होंने क्या किया, समथिंग न्यू किया। तो जो लोगों को कुछ नया सोसाइटी को देना है जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो ये भी डिजायर जो है वो आपको मोटिवेट करता है इंटरनली टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। समझ में आया? फूल कंपनी की स्टोरी पता है ना? उत्तराखंड की स्टोरी नहीं है, ये कानपुर की स्टोरी है। कानपुर में अंकित अग्रवाल जो है वो ओनर है इसके कंपनी के, फूल डॉट कंपनी के। और इसका जो आइटम है ये सब आपको अमेजोन में मिलेगा, सेंस स्टिक। ठीक है, तो लोगों ने स्टार्टिंग में तो बहुत प्रॉब्लम किया था, क्योंकि जो फ्लावर्स होते थे ना उनको वहां की नदियों में बहा दिया जाता, गंगा नदी में बहा दिया जाता था। ठीक है, तो वो पॉल्यूट हो रहा था। तो उसको देखते हुए उन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड मेकिंग द इसेंस स्टिक विद अ टैग लाइन, तुझको तेरा तुझको ही अर्पण, ऐसे करके दे स्टार्टेड दिस टैग लाइन, क्योंकि फ्लावर भगवान को चढ़ाया जाता था और उसी फ्लावर से बाद में सेंस स्टिक बनना शुरू हो गया। सो दैट इज अ समथिंग न्यू। नो डाउट द अगरबत्ती इज अ वेरी ओल्डेस्ट प्रोडक्ट, सब लोग यूज करते हैं, बट द वे ऑफ मेकिंग दैट इज न्यू। सो इनोवेशन इज इन द मेथड ऑफ प्रोडक्शन, है ना? शम्फिटर की थ्योरी याद आई? चलिए, तो आई गेस इंटरनल मोटिवेशन इज क्लियर, internal factors of motivation is clear. Next point is एक factor या external factors to the entrepreneur. External factor क्या होते हैं? What are the external factors? अब देखो पहला पॉइंट जो है, आदर्श यहाँ के बैठो, जब मैं पढ़ा रही हूं तो मैं पढ़ा, मोटिवेशन इज इंटरनल, बट व्हेन द एक्सटर्नल फैक्टर्स या एक्सटर्नल रीजंस आर मोटिवेटिंग यू, ठीक है? तो एक्सटर्नल फैक्टर में पहला पॉइंट है दैट इज फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। यानी कि मान लीजिए इफ यू आर गेटिंग द हेल्प ऑफ द मनी अमाउंट फ्रॉम द गवर्नमेंट, यू आर मोटिवेटेड टू स्टार्ट द बिजनेस। सही बात है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास पैसे नहीं है बिजनेस शुरू करने का और गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई ऑप्शन नहीं है, तो क्या मैं बिजनेस शुरू कर सकती हूँ? नहीं। लेकिन अगर गवर्नमेंट मुझे सॉफ्ट लोन दे रहा है या गवर्नमेंट मुझे क्रेडिट फैसिलिटीज दे रहा है, तो कहीं ना कहीं आई विल बी मोटिवेटेड टू स्टार्ट द बिजनेस। मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि अरे बहुत लो कॉस्ट पर मुझे पैसे मिल रहे हैं, लो इंटरेस्ट रेट पर, तो चलो मैं कोई बिजनेस शुरू कर लेता हूं या कर लेती हूँ। समझ में आ गया? सो फाइनेंशियल जो हेल्प है दैट इज अ वेरी मेजर हेल्प फॉर द entrepreneurs, because if you will start the business, the first and important thing is required, that is capital. सही बात है। for machinery, for advertisement, for business plan, for starting any type of business, 3 or 4 months you have to basically give the money to the business. After that you will get in return when your business will be successful. सही बात है। तो आपका जो फैक्टर है एक्सटर्नल, पहला है फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का मतलब हमेशा याद रखिएगा, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की बात कर रहा है। जो भी आप पैसे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से लेते हैं, दैट इज द इनफॉर्मल मीडियम ऑफ टेकिंग द मनी, मनी लेंडर वगैरह जो अनऑथराइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड होता है। तो इंस्टीट्यूशनल में बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट वन इज एकोमोडेशन इन इंडस्ट्रियल एस्टेट। हाँ, इंश्योरेंस पॉलिसी हो सकता है, लेकिन हाँ ठीक है, हो सकता है। नेक्स्ट वन इज मशीनरी ऑन हायर परचेज कराया था, सेकंड पॉइंट एक ना। हाँ, मशीनरी ऑन हायर परचेज का मतलब क्या है कि व्हेन यू आर गेटिंग द ऑप्शन ऑफ परचेजिंग द मशीनरी ऑन द लीज और ऑन द बेसिस ऑफ हायरिंग या फिर ऑन द बेसिस ऑफ इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट में अगर आपको मिल जाएगा, इंस्टॉलेशन नहीं बोल रही, इंस्टॉलमेंट में अगर आपको मिल जाएगा मशीन, तो भी ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट है। या फिर आपको इजीली हायर कर पा रहे हो, हायर कर सकते हो यानी परचेज कर रहे हो, या फिर लीज पर अगर आपको मशीनरी मिल रहा है, तो वो भी आपको क्या करेगा, मोटिवेट करेगा टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। समझ में आया? नेक्स्ट वन इज एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट टू हेल्प इन न्यू यूनिट्स। एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट टू हेल्प न्यू यूनिट्स। अब इसका क्या मतलब वो मैं बताती हूँ आपको। मैं बता दूं कि जो MSME है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, 2007 से शुरू हुआ है।
इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। एमएसएमई के अंडर में जितने भी मीडियम, स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं उनके लिए लिस्ट और रिजर्वेशन का सिस्टम है, पता है? यानी कि जो आइटम्स है ना कि कौन सा प्रोडक्ट जो है सिर्फ और सिर्फ एमएसएमई के अंडर रजिस्टर्ड इंडस्ट्रीज ही बनाएगी, वो लिस्टेड है। जैसे बैंगल, कॉटन, बैंगल हो गया आपका, ग्लास मटेरियल, ये सब जो है ना, कैंडल वगैरह जो है, ये सिर्फ स्मॉल, मीडियम और माइक्रो एंटरप्राइजेस को ही अलाउड है बनाने का, बड़े एंटरप्राइजेस को नहीं है। तभी तो छोटी छोटी कंपनियां टिकी हुई है इन सब की, अदरवाइज जो बड़ी कंपनियां हैं वो छोटी कंपनियों को तो खत्म कर देंगी। तो कंपनी को सेफ्टी सेव करने के लिए एमएसएमई ने रिजर्वेशन कर दिया कुछ प्रोडक्ट्स का, which can be only made under the industries which is the micro, small and medium enterprises। आ गई बात समझ में? तो जो गवर्नमेंट है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को क्या करना चाहती है? बूस्ट करना चाहती है, ठीक है। और ये तभी पॉसिबल है जब आपकी कंट्री में छोटे भी इंडस्ट्रीज हो, बड़े भी इंडस्ट्रीज हो, मीडियम भी इंडस्ट्रीज हो। लेकिन बड़ी इंडस्ट्रीज का इतना हाई मोनोपोली होता है कि वो छोटी इंडस्ट्रीज को जल्दी टिकने नहीं देंगी, अपने बेसिकली वे ऑफ सेलिंग और वे उनका जो कॉस्ट होगा प्रोडक्ट का, ये सब रीजन से। इसीलिए जो गवर्नमेंट है दे वांट टू प्रोटेक्ट द स्मॉल इंडस्ट्रीज, तभी तो ऑप्शंस बढ़ेगा ना। बड़ी इंडस्ट्री 10 रहेगी, मान लीजिए कपड़े की एक ही बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो हमारे पास ऑप्शन भी डोमेस्टिक में एक ही रहेगा, है ना। सो इसीलिए जो हमारी गवर्नमेंट है वो स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए सब्सिडी लेकर आती है, लो कॉस्ट पे रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट का ऑप्शन है, फ्लेक्सिबल रिपेमेंट का ऑप्शन है। तो जो एटीट्यूड है गवर्नमेंट का वो इतना पॉजिटिव है स्मॉल एंटरप्राइजेस या फिर एंटरप्रेन्योर्स के लिए, इसीलिए दे आर द पीपल आर मोटिवेटेड टू स्टार्ट द बिजनेस। समझ में आया? क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट पॉइंट इज, क्या लिखवाया था नेक्स्ट? एक ही कराया था, लिखो और लिखो। फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द नॉन गवर्नमेंट सोर्सेस, फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द नॉन गवर्नमेंट सोर्सेस, फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द नॉन गवर्नमेंट सोर्सेस, नॉन गवर्नमेंट सोर्सेस। इसका क्या मतलब हुआ सुनिए, कि अगर जब हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है किससे? जो हमारी गवर्नमेंट के नहीं थ्रू, गवर्नमेंट के अलावा जैसे आपके एनजीओज वगैरह हैं उनके थ्रू, ठीक है, कोई आपकी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके थ्रू जब आपको कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस या हेल्प मिलता है, ठीक है। और उसके अलावा आपके इसमें मीडिएटर और इनफॉर्मल तरीके पे आ जाए, जैसे आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो बहुत ही रिच हैं तो दे आर रेडी टू हेल्प यू इन टू स्टार्ट योर बिजनेस। So when you are getting the financial help other than the government organization, that is also one of the reason for motivating the entrepreneur। समझ में आया? क्लियर हो गया? नेक्स्ट वन इज नॉन गवर्नमेंट सोर्सेज का मतलब है बैंक्स और इंस्टीट्यूट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में भी गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट भी है आपके, तो नॉन गवर्नमेंट में वो भी आ गया, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स आ गए आपके। उसके अलावा आपके इनफॉर्मल तरीके, फ्रेंड्स फैमिली से पैसा लेना, रिलेटिव से पैसा लेकर के स्टार्ट करना, या उनकी विलिंगनेस होना कि वो आपके बिजनेस या आपके लिए पैसा इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है, तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू मोटिवेट यू टू स्टार्ट द बिजनेस। नेक्स्ट वन इज हेवी डिमांड। अच्छा, हेवी डिमांड का मतलब क्या हो गया कि अब कोई भी एक आइटम ले लो, कॉस्मेटिक्स का लेते हैं एक एग्जांपल, कितने ब्रांड अवेलेबल हैं कॉस्मेटिक्स के? नाइका इज नॉट अ ब्रांड, इट इज अ प्लेटफॉर्म, ठीक है, which is for selling the cosmetics item, but nowadays they are selling the designer clothes and apparel as well, right? चलिए, आपका क्या क्या कॉस्मेटिक्स का है नहीं पता? बोलो, I am asking this because I am going to elaborate it on the basis of that. लैक्मे, लेट मी टेल यू, लैक्मे हो गया, रेवलॉन हो गया, मेबेलिन हो गया, फेसेस कैनेडा हो गया, ठीक है। अभी तो नया ममा अर्थ है बट दे डोंट हैव सो मेनी प्रोडक्ट्स। शुगर हो गया, मैक हो गया, ये सारे किस चीज के ब्रांड है? कॉस्मेटिक्स के ब्रांड है मार्केट में। व्हाई दिस ऑप्शंस आर प्रेजेंट? बिकॉज पीपल आर डिमांडिंग दैट, राइट? सो इफ देयर इज अ डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड है तो आपके लिए ऑप्शन है। आजकल हर कंपनी का मार्केट शेयर है, ठीक है। जब जैसे शुगर, जब कंपनी आई कॉस्मेटिक्स की,
तो उससे पहले लैक्मे जो इंडियन कंपनी है और बाकी जो फॉरेन की कंपनीज है, मेबेलिन, आपका फेसेस कैनेडा, रेवलॉन, दीज आर द फॉरेन कंपनीज हैं कॉस्मेटिक्स की। इनके अलावा भी शुगर को जगह मिल गई ना, मिली। कैसे मिली? क्योंकि डिमांड किसी प्रोडक्ट का अगर बहुत हाई है, यूटिलाइजेशन बहुत हाई है, सो इन दैट सिचुएशन यू आर एबल टू ग्रैब द मार्केट शेयर इन अ हेवी कॉम्पिटिटिव मार्केट एज वेल। ठीक है, तो जब बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ेगा किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड, देन इट इज ऑल्सो गोइंग टू मोटिवेट यू टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। ये मास्क के साथ भी हुआ है, ये आपके सैनिटाइजर के साथ भी हुआ है। जब एकदम से डिमांड एक्सेसिव बढ़ गया आपके मास्क का, सो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स भी उसमें जुड़ गई, जो छोटे मोटे, जो घर पर भी मास्क लोग बनाना शुरू कर दिया लोगों ने। क्यों? क्योंकि डिमांड इतना ज्यादा हाई था और कंपनीज बहुत लिमिटेड थी जब कोविड आया। अभी आप देखो लगभग हर जगह आपको मास्क अवेलेबल हो जाएगा, छोटे से छोटे दुकान में मास्क अवेलेबल है। सो डिमांड इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन विच इज मोटिवेटिंग यू टू बेसिकली स्टार्ट अ बिजनेस और बिकम एन एंटरप्रेन्योर। समझ में आया? दिस पॉइंट इज क्लियर। मैंने ये एग्जाम्पल कॉस्मेटिक्स का दिया, ये समझ आया? क्यों दिया? क्योंकि अर्लियर देयर वर ओनली 2 कंपनीज जो आपकी ऑर्गेनाइज थी, एक इंडिया की लैक्मे और सेकंड थी ब्लू हेवन। अब ये सारी इंडिया की कंपनी के अलावा फॉरेन कंपनीज का भी ऑप्शन है, और शुगर इंडियन कंपनी है और उसका अच्छा खासा मार्केट में शेयर इंक्रीज हो चुका है। ये कैसे हुआ है? क्योंकि डिमांड को समझना और कंज्यूमर को एनालाइज करना अगर आपने कर लिया ये, तो आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉफिट मार्जिन। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। पैसा तो सबको चाहिए, चाहिए? महिमा कह रही है इसमें बिना जॉब के पैसा कमा सकते हो? नहीं ना, पॉसिबल नहीं है। नहीं। अच्छा सचिन, हाँ चलिए बताइए जरा। व्हाट आई वाज सेइंग, क्या हुआ आपका कि आपका बेनिफिट कितना हो रहा है? क्या हो रहा है आपका बेनिफिट कितना हो रहा है? जैसे अगर आप बिजनेस शुरू करते हो और आपको पता है कि अगर मेरा बिजनेस चल गया तो प्रॉफिट बहुत ज्यादा हाई होगा, सही बात है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। ठीक है, खैर लोग तो गवर्नमेंट जॉब भी इसलिए क्लियर कर लेते हैं, ये चीज मुझे नहीं बोलना। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, unsound units available at cheap price। unsound units available at cheap price। अब इसका क्या मतलब मैं बताती हूँ। तुम लोगों ने सिक इंडस्ट्री का नाम सुना है, या सिक आपकी कोई कंपनी जैसे BSNL अभी वही है, सुना है ना? खैर वो तो कंपनी गवर्नमेंट की थी, लेकिन जो अगर कोई ऐसी कंपनी आपको मिल रही है या ऐसा बिजनेस या ऑफिस आपको मिल रहा है जो कि नहीं चल रहा है और बहुत ही कम प्राइस पर आपको दे रहा है, जैसे अगर मान लो कि एक बिल्डिंग आपको बहुत कम प्राइस पे मिल रहा है, मार्केट रेट से भी कम है, तो आप उसको, आपको लगेगा ना कि इस बिल्डिंग को मैं यूज कर सकता हूँ कोई कॉर्पोरेट या BPO बनाने के लिए या कॉल सेंटर्स बनाने के लिए, ऐसा सोच सकते हो आप। सो जब आपके पास ऐसा ऑप्शन अवेलेबल हो रहा है आपको, जो कि तुम लोग ये सब दांत क्यों दिखा रहे हो? कुछ नया कुछ बताना चाह रहे हो या फिर समझ नहीं आ रहा है? क्या नाम है तुम्हारा? प्रेरणा? हाँ, तो यहां तक समझ आया कि व्हेन यू आर गेटिंग अ चीप, मतलब चीप प्राइस पर आपको कोई यूनिट मिल रहा हो, बिजनेस मिल रहा हो, या बिजनेस जो चल ना रहा हो, तो कई बार होता है ना कि आप एग्जिस्टिंग बिजनेस को परचेज कर लेते हो क्योंकि वो बिजनेस मार्केट में खत्म हो चुका है। लेकिन जरूरी नहीं कि जो बिजनेस के थ्रू वो प्रोडक्ट या सर्विस में डील कर रहा है आप भी वही करोगे। यू कैन चेंज इट एज वेल, यू कैन मॉडिफाई इट, राइट। अब बहुत सारे से मील्स होते हैं जो बंद होते हैं, बंद पड़े हैं क्योंकि वो ऑपरेट नहीं हो पा रहा है, तो उस एरिया को अगर आपको बहुत लो कॉस्ट में वो बिल्डिंग या वो मील मिल रहा है तो यू विल टेक इट। सो दैट अनयूटिलाइज्ड और आइडल जो आपके पास रिसोर्स है और जो बहुत चीपेस्ट कॉस्ट में मिल रहा है, that is also going to motivate you to become an entrepreneur। आ गई बात समझ में? ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए, फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर्स का और भी पॉइंट लिखो। किसका? एंटरप्रेन्योर।
हाँ, इंट्राप्रेन्योर अलग है, एंटरप्रेन्योर अलग है, ठीक है। एंटरप्रेन्योर भी बहुत लोग बोलता है इसको, ठीक है। एंटरप्रेन्योर नहीं बोलता है, एंटरप्रेन्योर होता है, ठीक है। हाँ, एंटरप्रेन्योर, हाँ बहुत लोग इस प्रोनाउंसिएशन। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट विथ नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। एक्सटर्नल में कितना लिखा पॉइंट? हाँ तो ठीक है, आई थिंक यहाँ पर भी वही सारे पॉइंट्स है। नेक्स्ट लिखिए अदर फैक्टर्स, देयर आर 3 फैक्टर्स। अब देखिए, जब आप एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर मूर्ति जो है उन्होंने मोटिवेटिंग फैक्टर को कुछ बेसिस पर डिवाइड किया, वो बेसिस लिख लो। पहला है एम्बिशियस फैक्टर, कंपेलिंग फैक्टर, फैसिलिटेटिंग फैक्टर। एम्बिशियस फैक्टर, कंपेलिंग फैक्टर और फैसिलिटेटिंग फैक्टर। इसको लिखो मत, इसको सुनो, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में लिखवाऊंगी, ठीक है। एम्बिशियस फैक्टर का मतलब क्या होता है? मनी हो सकता है एम्बिशियस फैक्टर, फैमिली बिजनेस को चलाना हो सकता है एम्बिशियस फैक्टर, अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, entrepreneurs, misconception about an entrepreneur. misconception फर्स्ट जो या मतलब जन्मजात हो, फर्स्ट मतलब या कोई फैमिली बैकग्राउंड जिसका वही कर सकता है। मिसकंसेप्शन का मतलब हिंदी भी बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हटो, अब मुझे बताओ हंस क्यों रहे थे? क्लास में चलो, एम्बिशियस फैक्टर में क्या क्या चीज, एम्बिशन क्या क्या हो सकता है? या तो पैसा कमाना एम्बिशन हो सकता है, फैमिली बिजनेस को कंटिन्यू करिए, या फिर अपने एम्प्लॉयमेंट को सिक्योर करना, इंडिपेंडेंट लिविंग, डिजायर फॉर अपने लिए, सेल्फ के लिए, पेरेंट्स के लिए, ठीक है, या फिर सोशल प्रेस्टीज। ये सारे आपके एम्बिशन में आएंगे। इट इज डिवाइडेड बाय द मूर्ति, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कंपेलिंग फैक्टर। कंपेलिंग फैक्टर जहां पर निगेटिव आपके साथ चीजें हो रही है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट जो कंपेल कर रहा है। कंपेल करना यानी कि आपको फोर्स कर रहा है कि आप एंटरप्रेन्योर बनिए। तो कंपेलिंग में क्या हो सकता है? अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब नहीं होना। बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है, खासकर इंडिया में कोविड के बाद सिचुएशन और वर्स है, राइट। सेकेंड हो सकता है डिससेटिस्फैक्शन इन द जॉब, यानी जो जॉब आप कर रहे हैं उसमें आप खुश नहीं। थर्ड हो सकता है मेक यूज ऑफ द आइडल फंड, यानी आपके पास इतने पैसे हैं जिसको आप यूज ही नहीं कर पा रहे हो, तो आपको कंपेल आप कर रहे हो खुद को टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट वन इज मेक यूज ऑफ टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्किल। अगर आप मान लीजिए आपको इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को नॉलेज है, कैसे क्या रिपेयर हो सकता है, लेकिन आप उस स्किल को यूज नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशनल स्किल भी आपको कंपेल कर सकता है ना। अब जैसे मैं हूं, आई एम एलिजिबल फॉर एन असिस्टेंट प्रोफेसर, अब मैं अपने डिग्री को रख के छोड़ दूंगी कि आई एम नॉट गोइंग टू यूज इट, तो मेरे अंदर कभी आएगा ना कि व्हाई आई एम नॉट स्टार्टिंग माय ओन कोचिंग सेंटर और समथिंग लाइक दैट, है ना, बिकॉज आई वाज ऑलवेज इन दिस एजुकेशन सेक्टर, राइट। अदर रीजन भी हो सकता है, बाकी और भी रीजन हो सकते हैं कंपेलिंग फैक्टर में। जैसे आपके फैमिली में जो बिजनेस चल रहा था वो कोई भी चला रहा हो सकता है, दादाजी या आपके फादर, और वो अचानक से बीमार पड़ गए, यानी फैमिली में कोई जो एल्डर पर्सन है वो सिक है, तो वो भी आपको कंपेल करता है कि आप एक एंटरप्रेन्योर बने। आई बात समझ में? नेक्स्ट है फैसिलिटेटिंग फैक्टर। क्या हो सकता है फैसिलिटेटिंग फैक्टर? जैसे सक्सेस स्टोरी ऑफ एंटरप्रेन्योर, जैसे मैं भी आप लोगों को स्टोरीज बताती हूँ एंटरप्रेन्योर्स का, तो जब कोई सक्सेस स्टोरी सुनने में आए, इंस्पायर होकर के आप एंटरप्रेन्योर बनने चाहते हैं, या फिर आपका एक्सपीरियंस है पहले से उस लाइन ऑफ एक्टिविटी में, या फिर आपका जो प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट उसी लाइन में था, आपके पास प्रॉपर्टी है बहुत सारा, लेकिन वो प्रॉपर्टी का यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, आपकी फैसिलिटी है लेकिन फैसिलिटी का यूटिलाइजेशन नहीं है, तो उस केस में भी आप क्या हो सकते हो, आप मोटिवेट हो सकते हो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। मैंने एम्बिशन, कंपेलिंग और फैसिलिटेटिंग जो फैक्टर्स आपको बताया है, ये तीनों हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है।
और ये फैक्टर्स जो है इसमें अभी और भी पॉइंट्स हैं, आई एम गोइंग टू कवर इट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, समझ में आ गया? इसको याद कैसे करना है? ACF, ठीक है, या FCA भी याद कर सकते हो, फैसिलिटेटिंग, कंपेलिंग, एम्बिशियस। समझ में आया? यस और नो?